दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, पर बेसिक स्ट्रक्चर का मायना यहाँ पर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशरी के द्वारा एक शेप दिया गया है। शेप कहने का मतलब कुछ ऐसे फेसेट्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पार्लियामेंट चाह करके भी संविधान से छीन नहीं सकती है। अब क्या होता है कि वो संविधान में स्पेशली स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि पार्लियामेंट जो है ये नहीं छीन सकती, ये नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता। एकदम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है उतनी माइन्यूट डिटेल में। तो जुडिशरी पिक्चर में आती है और जुडिशरी कहती है कि ये सब जो है ये बेसिक फीचर है, इसको तुम चेंज नहीं करोगे। संविधान में ये फीचर हमेशा एट एनी किसी भी कीमत पर ये प्रेजेंट रहने चाहिए। उसी में से एक एग्जांपल है जुडिशियल रिव्यू का। उसी में से एक एग्जांपल है जुडिशियल रिव्यू का। अब ये जो चीज है जुडिशियल रिव्यू वाली, है ना, ये जो जुडिशियल रिव्यू वाली चीज है, ये वही चीज बताती है, वही चीज कहती है। क्या कहती है ये जुडिशियल रिव्यू वाली चीज? कि जुडिशियल रिव्यू एट एनी कॉस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये अवेलेबल रहना चाहिए सिटीजन को। गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये रहना चाहिए। ऐसी बातें की जा रही है, जुडिशरी ऐसी बातें करती है, ऐसा होना चाहिए। जुडिशरी शुड बी द गार्जियन ऑफ दिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका यह मतलब हो रहा है कि जो फीचर है जुडिशरी चेक करेगी कि संविधान में ये फीचर जो दिए गए हैं, पार्लियामेंट कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही है इनके साथ, इनको छीन तो नहीं रही है। तो ये जो फीचर्स जब एक बार जुडिशियल उसमें आ जाएंगे ना, तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर कह दिया जाएगा। ठीक है, उसको क्या कह दिया जाएगा? उसको बेसिक स्ट्रक्चर कह दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? एमर्जेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। एमर्जेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का अगर हम लोग देखें, एमर्जेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग हम लोग देखें, मायना देखें, तो यही होता है कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर का फीचर। आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, क्या होता है उसके फीचर को भी देखेंगे, पहले इवोल्यूशन देखेंगे। तो पहला केस हम लोग देखते हैं शंकरी प्रसाद का केस। ठीक है, तो इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया था जुडिशरी के द्वारा कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। पहला जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, पहला जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें चैलेंज कर दिया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल हुई है पहले अमेंडमेंट एक्ट से, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि जो पावर है पार्लियामेंट का टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, है ना। The Supreme Court ruled that the power of the Parliament to amend the Constitution under Article 368 also include the power to amend fundamental right। तो यहाँ पर ये कह दिया गया था कि जैसे हमने अमेंडमेंट देखा है, तो अमेंडमेंट वाले चैप्टर का हम खत्म कर चुके हैं। तो 368 है, अमेंडमेंट 368 के अंदर होता है, बाहर होता है। तो यहाँ पर कह दिया गया है कि इसके अंदर आप फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एक और चीज लिखी गई है, हमने लॉ देखा है, हमने स्टेट देखा है, आर्टिकल 12-13 देखा है। तो यहाँ पर ये कह दिया गया है कि जो वर्ड लॉ है, ठीक है ना, जो वर्ड लॉ है आर्टिकल 13 में, वो क्या इंक्लूड करता है? जो वर्ड लॉ है आर्टिकल 13 में, वो क्या इंक्लूड करता है? तो इट इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ, इट इंक्लूड ओनली ऑर्डिनरी लॉज एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज। इसका कहने का क्या मतलब? ये सब चल रहा है कहां पर? शंकरी प्रसाद के केस में। ये सब शंकरी प्रसाद के केस में चल रहा है। अब यहां पर आपको ये समझना होगा कि ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये क्या कह रहा है? ये जो पूरा पैराग्राफ है ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल 13 जो है वो इंक्लूड करता है ओनली ऑर्डिनरी लॉ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक कोरोलरी से समझते हैं। लेट सपोज, यहीं पर आते हैं। लेट सपोज अगर ऐसा होता है, कैसा होता है? ऐसा होता है, कैसा होता है? आर नाम का कोई बंदा है, या सरकार ने ऐसा नियम लगा दिया कि आर नाम का बंदा, किसी आर नाम के बंदे को डेली 2 मिठाई दी जाए। ठीक है, आर से जिसका भी नाम है, महिला हो पुरुष हो कोई हो, उस आर नाम के लोगों को 2 मिठाई सुबह शाम एक एक मिठाई दे दी जाए। ठीक है, अब ये किसका लॉ है? ये किसने बनाया? तो ये संविधान ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले ने, किसी आर नाम के आदमी ने लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक देश का, एक्स वाई जी किसी भी देश का संविधान किसी आर नाम के आदमी ने लिखा होगा। उसने ये प्रावधान डाल दिया कि आर नाम से, ठीक है, आर नाम से जो भी, जिनका भी नाम चालू होता है आर नाम से, उन सबको मिठाई दे दी जाए या दे देनी चाहिए। यही देख लेते हैं। ठीक है, तो आर नाम के लोगों को
आर नाम के लोगों को स्वीट मिलनी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? क्योंकि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, जो फ्रेमर्स थे, ठीक है, जो फ्रेमर्स थे, वो फ्रेमर्स, हो सकता है कोई दुविधा रही होगी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रही होगी, या इन्हीं फ्रेमर में से कोई आर नाम का होगा, हो सकता है ऐसा, ऐसा कुछ हुआ होगा। अब क्या होता है, आजादी के कुछ बाद तक ऐसा होने लगता है कि आर नाम के लोगों की बल्ले बल्ले होने लगती है। ठीक है, दो स्वीट्स, दो रसगुल्ले मिलते हैं उनको डेली सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, ऐसा होता है। अब देखो, अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो सरकार का एक दिन मन बैठा, सरकार का एक दिन मन किया, नेता चेंज हो गए, सब चेंज हो गए, सरकार का मन किया, यार ये आर नाम के लड़के को या लड़की को या आंटी को, अंकल को, दादी जी को, दादाजी को, इन सबको दो दो मिठाई मिल रही है, तो ये तो गलत हो रहा है। आर तो फिर तो जितने लोग होंगे सब अपना नाम आर से रख लेंगे। या फिर अगर आर से नहीं है तो पी वालों में क्या खराबी है भाई, पी वालों को भी तो दो। क्यू से जिसका नाम है वो तो भुखमरी मर रहा है, वो तो मर रहा है बेचारा, उसको दो। आर से तो राजा भी होता है, राजा तो अमीर है, उसको क्यों मिल रहा है? ये सब बात किसी एक लीडर के उसमें आने लगी। अब वो लीडर क्या कर रहा है, वो लीडर ये बोल रहा है कि नहीं भाई हम नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे मिठाई, हम नहीं देंगे। ठीक है, हम मिठाई नहीं देंगे। अब देखो, अब कह रहा है सरकार की हम मिठाई नहीं देंगे, नहीं देंगे, चाहे कहीं किसी ने लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हम नहीं देंगे। ठीक, तो अब क्या होता है कि इसी तरीके से आर नाम का एक आदमी होता है जिसका नाम राम एश होता है। वो क्या बोलता है कि सरकार तुम गलत कर रहे हो, तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए। ये रमेश कहाँ चला जाता है? कोर्ट में चला जाता है। ये रमेश कहाँ चला गया? ये रमेश कोर्ट पे चला गया, जुडिशरी के पास चला गया। अब जुडिशरी कह रही है, अब जुडिशरी क्या कह रही है, रमेश बात तो सही बोल रहा है, ये तो लॉ है, आर नाम के लोगों को दो मिठाई देना, ये तो रूल है। सरकार रूल और नियम कैसे बदल सकती है? सरकार, भारत की सरकार तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। भारत की सरकार तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होना चाहिए भारत की सरकार को। ठीक है, वैसा होना चाहिए ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से चले, रूल बुक से चले, लॉ से चले। तो सरकार कहती है, सरकार ये कहती है कि ठीक है, सॉरी सरकार बोल रहा हूँ, कोर्ट ये कहती है कि ठीक है सरकार भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो सरकार कहती है क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? तो कोर्ट कहता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, रूल बुक में लिखा हुआ है ऐसा। तो सरकार कहती है, तो सरकार कहती है अच्छा, रूल बुक में लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, इस रूल बुक को ही चेंज कर देते हैं। सरकार चेंज कर देती है। कैसे करती है? तो अमेंडमेंट से करती है। समझे? अमेंडमेंट पढ़ रखा है इसलिए अमेंडमेंट नहीं समझा रहा है यहाँ पे। सरकार क्या कर रही है, चेंज कर रही है, कैसे कर रही है? तो अमेंडमेंट से कर रही है। अब सरकार ये कह रही है कि कोर्ट भाई अब बताओ, अब हमारी क्या गलती है ना, अब हमारी क्या गलती है? हम, तुमने ये कहा कि रूल बुक में लिखा है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, हम रूल के हिसाब से, हम लॉ के हिसाब से, सॉरी, तो हम रूल के हिसाब से, हम लॉ के हिसाब से चलते हैं। अब लॉ ही बदल गया, हमारा वचन ही शासन है टाइप, हमने वचन ही बदल दिया, तो हमारा लॉ ही बदल गया। अब जब लॉ बदल गया तो हाउ वी आर फॉल्टी, हाउ वी आर फॉल्टी। कोर्ट भाई कहता है ठीक है भाई, बात तो सही है, बात तो सही है। जो लॉ है, अब लॉ चेंज होने के बाद जो लॉ बना, कोर्ट उसके हिसाब से चल रही है। आर नाम के जितने भी लोग हैं, आर नाम से जो भी हैं, उनको मिठाई देना बंद। अब यही सेम चीज आप चेंज कर लो राइट टू प्रॉपर्टी से, और इसी चीज को चेंज कर लो, रमेश को चेंज कर लो शंकरी प्रसाद से। बस, और कुछ नहीं है केस, इसके अलावा केस कुछ है ही नहीं।
अभी पता चल जाएगा। देखो शंकरी प्रसाद केस, यहां पर ये बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया है उसको चैलेंज किया गया। चैलेंज किया गया, शंकरी प्रसाद ने चैलेंज कर दिया कि यार यहाँ पर मिठाई खाना तो मेरा राइट है, अधिकार है। रमेश ने चैलेंज किया था ना यहाँ पे, उसी तरीके से शंकरी प्रसाद ने चैलेंज कर दिया। तो यहाँ पर ये बोला है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है 368 में इसको अमेंड करने का, चेंज करने का, ठीक है ना। और जब सरकार चेंज कर रही है तो सरकार को लॉ के हिसाब से काम करना है, और लॉ में अमेंडमेंट नहीं आता है, जैसे यहां पर हो गया ना। यहां पर तो भाई बात मेरी यही हुई ना आप लोगों के साथ। मेरी क्या बात हुई यहां पर कि जो लॉ जैसा बनेगा वैसा गवर्नमेंट काम करेगी। लॉ ही बदल गया तो गवर्नमेंट सही हो गई। इसका मतलब ये है कि लॉ अगर फॉलो किया जा रहा है, तो लॉ अगर फॉलो किया जा रहा है या लॉ का मतलब देखा जा रहा है, लॉ का मतलब सोचा जा रहा है, लॉ का मतलब अगर समझा जा रहा है, तब क्या यहां पर बन रहा है, तब यहां पर बात क्या बन रही है। यहां पर बात बन रही है कि आर्टिकल 13 से, आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ आ रहा है वो लॉ अलग है। लेकिन यहां पर जब आप अमेंड कर रहे हो, यहां पर आप किसी चीज को मेंड कर रहे हो, किसी चीज को आप चेंज कर रहे हो, तो चेंज भी तो नियम से ही करोगे ना। तो इस चेंज पर जुडिशरी कुछ नहीं बोलेगी, इस अमेंडमेंट पर जुडिशरी कुछ नहीं बोलेगी, इस अमेंडमेंट को किस तरीके से फॉलो किया जाए इस पर जुडिशरी कुछ नहीं बोलेगी। हाँ, शंकरी प्रसाद केस में या रमेश के केस में क्या जुडिशरी ने बोला, रमेश के केस में बोल दिया नहीं भाई गवर्नमेंट जो कर रही है सही कर रही है क्योंकि रूल बदल गया। यही सेम चीज हो गई किसके साथ, शंकरी प्रसाद केस के साथ। फिर उसके नीचे आता है सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस में भी यही चीज बोल दी गई जो यहां पर आपको दिख रहा है ये पूरा। तो सज्जन सिंह केस में भी सेम चीज बोल दी गई। उसके बाद फिर आते हैं गोलकनाथ भाई। गोलकनाथ भाई में क्या बोला, गोलकनाथ केस का, गोलकनाथ केस आता है। तो गोलकनाथ केस में इस चीज को रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। ठीक है, उल्टा कैसे कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो फंडामेंटल राइट जो दिए जाते हैं, मतलब संविधान के द्वारा लोगों को, ये जो राइट रमेश के पास है मिठाई खाने का, इसको सरकार बदल नहीं सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केस में। ठीक है, ये किसी भी सरकार किसी भी फंडामेंटल राइट को बदल नहीं सकती है। ये हेनरी गोलकनाथ केस में ये हुआ था। यहां पर रमेश के साथ क्या हुआ, कोर्ट ये बोल दिया ना कि भाई ठीक है सरकार सही है क्योंकि रूल ही बदल दिया गया है। सरकार सही है क्योंकि रूल ही बदल दिया गया है, ये बात हो गई यहाँ पर। लेकिन लेकिन रमेश के केस में ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ पर जब गोलकनाथ का केस आया तो सरकार ये कह रही है कि रमेश की, मतलब गोलकनाथ केस में क्या हो रहा है कि जो अमेंडमेंट है, ऐसा कहा जा रहा है कि रमेश का जो राइट है मिठाई खाने का उसको सरकार नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती। और यहां पर हमने ये देखा था यहाँ पर कि कोर्ट इस अमेंडमेंट में कुछ नहीं बोल रही है, कोर्ट इस अमेंडमेंट में कुछ नहीं बोल रही है, कुछ नहीं बदल रही है, कोर्ट ऐसा कुछ नहीं कर रही है। लेकिन लेकिन यहां पर गोलकनाथ केस में यह बोल दिया गया कि भाई कोर्ट कर सकती है, कोर्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसीजर पर भी बोल सकती है कि ये जो तुम अमेंडमेंट ला रहे हो ये भी लॉ है और इसको भी रोका जा सकता है, यहीं पर रोक लिया जाएगा। जब सरकार बोलेगी कि रमेश जैसे लोगों को दो मिठाई, आर नाम के लोगों को दो मिठाई नहीं मिलनी चाहिए, तो ऐसा जब रूल बनाने जा रही होगी सरकार, इसी बीच में रोक लिया जाएगा सरकार को कि रूल बने ही ना। समझे बात को, कि रूल बने ही ना, ऐसा कह दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये गोलकनाथ केस में हो गया था ये। तो फिर क्या होता है, पार्लियामेंट को इस बात का गुस्सा आता है और पार्लियामेंट कहती है कि पार्लियामेंट फिर 24 अमेंडमेंट एक्ट को अनेक्ट करती है। उसमें यह कहा जाता है कि बेसिकली 13 368 को एनेक्ट किया जाता है। तो उसमें यह कहा जाता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि 368 से वो फंडामेंटल राइट ले सके। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि 368 से ये वो ले सके। लेकिन साथ में ये भी पावर है पार्लियामेंट के साथ कि अगर सरकार कुछ ले रही है, किसी का फंडामेंटल राइट ले रही है, अगर सरकार ऐसा कर रही है तो वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएगा। बात को समझो।
कि वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएगा। यहां से ये चीज क्लियर कट होना, क्लियर कट रखना। गोलकनाथ केस में ये हुआ। फिर जादू हुआ। किसका जादू? तो केशवानंद भारती का जादू। केशवानंद भारती केस मतलब ये ऐसा केस है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज तक हुई नहीं है पॉलिटी में या जुडिशरी में। ये ऐसा केस है, केशवानंद भारती केस। तो यहां पर क्या किया कि जो गोलकनाथ के टाइम पर हुआ था, जो कह रही थी सरकार 13,368 वाला अमेंड करने वाला, वहां पर इसको इनवैलिडेट कर दिया। कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ओवर रूल कर दिया। ठीक है ना? ओवर रूल कर दिया। ओवर रूल कहने का क्या मतलब है? ओवर रूल कहने का ये मतलब है कि कोर्ट का ये कहना है कि ठीक है भाई, आप क्या करो, आप रमेश या आर नाम के लोगों का मिठाई खाने का, आप इस तरीके का ये जो आपने यहाँ पर जो बनाया है ये वाला, आप क्या कर सकते हो, अब्रिज कर सकते हो, आप ले सकते हो। लेकिन आप बेसिक चीज को नहीं टच ऑल्टर कर सकते हो। जैसे संविधान निर्माता ने कुछ सोच करके बनाया है संविधान, है ना? संविधान निर्माता ने क्या किया है, कुछ सोच करके संविधान बनाया है। तो जो जो चीज सोच करके बनाई गई है संविधान निर्माताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा जो चीजें सोच करके बनाई गई है, आप उस सोच को अल्टर नहीं कर सकते हो शब्दों के खेल से। शब्द को ऊपर नीचे कर करके आप उनके, जो वो चाहते थे, जो उनका इंटेंट था, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब कि उनका जो इंटेंट था उसमें कुछ ना कुछ फीचर्स रहे होंगे। इसी फीचर्स को बचाने का काम जुडिशरी करती है, और इसी फीचर्स को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोलते हैं। इसी को बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यही है। अब हमें क्या करना है, देखो, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ना, ये कई जगह से कई तरीके से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, कई तरीके से इवॉल्व हुआ है, कई जगह से इवॉल्व हुआ है, आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। आपको ये याद नहीं करना है कि केशवानंद भारती से ये रिलेटेड है, इंदिरा नेहरू गांधी ये है, मिनर्वा वेल्स ये है, कोलफील्ड ये है। इस तरीके से आपको याद नहीं करना है। आपको क्या याद करना है कि ये जो फीचर्स हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, आपको ये याद करना है, और कुछ याद आपको अभी फिलहाल नहीं करना है। इसके निटी ग्रिटी में नहीं जाना है आपको, है ना? कि इंदिरा गांधी ने ये किया, ये किया। देखो, याद करने का माने तो कर लो, लोग कहते भी याद कर लो, बट मैं नहीं कहता याद करो। ये याद नहीं करना। अब जो याद करना है इसमें, वो मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर एक नंबर से लेकर के आपको यहाँ पर 20 नंबर तक कुछ दिख रहा होगा। तो 1 से 20 वाली बात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना? 1 से 20 वाली बात आपको यहाँ पर देखने को, समझने को, सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है कि क्या बीसों याद करने हैं? तो जी हाँ, बीसों याद करने हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, बीसों के बीसों याद करने हैं। कोई दो राय नहीं है, और कोई इसमें डिबेटेबल या डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन नहीं है। और कंठस्थ याद करना है ना? कंठस्थ याद करना है। ऐसा लिबर लिबर तरह की चीजें याद नहीं करनी है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन की जगह सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव बोल दिया, तो आपको ये याद आ रहा है कि अरे भाई, सुप्रीमेसी तो कुछ पढ़ा था, कुछ तो सुप्रीमेसी पढ़ा था, तो सही ही होगा। वैसा याद नहीं करना है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो यहाँ कह दो सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट्यूट या सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। अरे कुछ तो पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, क्वेश्चन आ सकता है। मैं याद क्या नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिकली केशवानंद से क्या हुआ है, और स्पेसिफिकली भी केशवानंद को छोड़ करके बाकी याद मत करना। अगर हो सके, ज्यादा मन कर रहा है तो केशवानंद को याद कर लेना अगर सही लगे तो। लेकिन केशवानंद में ना क्या है, मैं बताऊंगा एनालाइज करके कि उसमें केशवानंद भारती केस के जो डॉक्ट्रिन है, जो उससे जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया है, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। पहले यहाँ पर देख लो अब इसको याद कैसे करना है।
ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट प्रोविजन आर देयर इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। संविधान का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो यहाँ पर बताया गया है ना, वो यहाँ पर ये देखा गया है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर पहला क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तभी तो भारत अपना एग्जैक्ट नेचर प्रैक्टिस कर पाएगा। यही तो एग्जैक्ट नेचर है भारत का। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो एग्जैक्ट नेचर है भारत का, है ना। अगर ये नहीं कर पाएगा भारत, तो पॉइंट क्या है फिर संविधान बनाने का? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ये तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। उसके बाद एक चीज देखो, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर है ये इंडियन पॉलिटी का। कहाँ देखा है? प्रियम्बल में देखा है। तो क्या प्रियम्बल इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो पढ़ते क्यों? क्या प्रियम्बल इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो भाई हम पढ़ते क्यों उसको? उसके बाद है सेक्युलर। ये कहाँ है सेक्युलर लिखा हुआ? ये सेक्युलरिज्म आपके फंडामेंटल राइट में भी है, सेक्युलरिज्म आपके एक्सप्लिसिटली मेंशन है प्रियम्बल में भी। तो है तो भाई तीसरा पॉइंट भी। चौथा पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर की बात यहाँ पर हो रही है। तो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर की बात हो रही है, तो ये कहाँ सेपरेशन ऑफ पावर की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 50, है ना, ये डीपीएसपी की बात कर रहा है। ये हालांकि वहां तीनों के सेपरेशन की बात नहीं है, पर फिर भी एक मोटा मोटा आप याद रखना। और अपनी जो पॉलिटी है वो बेस्ड ही है सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस पर, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो वो तो बेस्ड ही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें तो सोचना ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। फेडरल पर अभी पिछले पिछले वीडियो में एक डिबेट हो गया था फेडरल पर। क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि भारत का संविधान कहता है कि फेडरल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, लेकिन रियल बात क्या है? भारत का संविधान ये कहता है कि फेडरल बोल करके कुछ चीज है, दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर ये बोलता है कि फेडरल बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत फेडरल है, ये समझ में आता है। ठीक है, दूसरा बे, बेसिक स्ट्रक्चर, ये फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर में है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ये भी समझ में आता है। क्वेश्चन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर में डालता है? नहीं डालता भाई, नहीं डालता। वहां आंसर दिया हुआ था कि डालता है करके। या तो मेरे इंटरप्रिटेशन में ही गड़बड़ हो गया होगा, ऐसा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। वहां ये लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है बेसिक स्ट्रक्चर कौन दे रहा है? बेसिक स्ट्रक्चर केवल और केवल जुडिशरी दे रहा है ना। बेसिक स्ट्रक्चर कोई और नहीं दे रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर केवल और केवल जुडिशरी दे रहा है। ठीक है, संविधान नहीं दे रहा। हाँ, संविधान फेडरलिज्म दे रहा है, ये मानता हूं मैं कि संविधान जो है भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म दे रहा है। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर में भी फेडरलिज्म है, लेकिन ये नहीं है ना, ये नहीं है। तो अब यहाँ पर ये लग रहा है हमको कि यहाँ पर देखो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेन डेमोक्रेटिक, ये प्रियम्बल। उसके बाद ये प्रियम्बल, डीपीएसपी, ये प्रियम्बल। फेडरल तो अभी हम लोग इतना बड़ा डिबेट देखा है तो ये तो याद ही रहेगा। कोई भी देश की अखंडता, ठीक है, सोवरेंटी तो चलो ठीक है। यूनिटी इंटीग्रिटी कहाँ आपने देखा है? अगर आपको याद होगा तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी प्रियम्बल में है। याद करो, डिग्निटी, ठीक है, ये भी प्रियम्बल में है। तो जब प्रियम्बल के सारे फीचर आ रहे हैं तो सब आएगा। वेलफेयर स्टेट क्या है भाई? तो वेलफेयर स्टेट ही तो डीपीएसपी है। और आर्टिकल 37 बोला गया है उसमें कि इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रक्शन का वो, उसके जैसा रिजेंबल करता है वो। इसको फंडामेंटल है गवर्नेंस में, फंडामेंटल है गवर्नेंस 37 बोला है ना। इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कहाँ गया? डीपीएसपी यहाँ पर जब आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है।
समझ रहे हो बात को, बात कहाँ जा रही है? उसके बाद क्या है? फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। देखो, यहां पर आप 9 नंबर देखो, 11 नंबर देखो, 12 नंबर देखो, 13 नंबर देखो। 13 के बाद आप 17 नंबर देखो, 18 नंबर देखो, 19 देखो और 20 देखो। ये जितने गोले हैं, ये गोले लगाए हुए हैं मैंने, ये जितने गोले हैं ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से ही डील कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट से डील कर रहे हैं। डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल में है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट में है कहीं ना कहीं करना। रूल ऑफ लॉ एबी डाइसी का दिया हुआ है और कहा गया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इसका सबसेट है। आर्टिकल 14 के आसपास ये डील करता है, लक्ष्मीकांत में है, ये हमने देखा। हार्मनी बिटवीन, ये तो अपने आप में फंडामेंटल राइट लिख दिया है यहाँ, ये तो डील कर ही रहा है। इक्वालिटी का प्रिंसिपल सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कहाँ है? इक्वालिटी तो कहीं हर जगह है, प्रियम्बल में भी है, डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, लेकिन मेनली फंडामेंटल राइट में भी है ये। यहां से उसके बाद आओ जस्टिस। जस्टिस, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस। यहां पर जस्टिस की बात नहीं हो रही है, यहां पर एक्सेसिबिलिटी ऑफ जस्टिस की बात हो रही है। फिर फंडामेंटल राइट है ये। क्लैड अगर याद किया होगा तो आपको ये चीज याद आएगी। कंफ्यूज मत होना वो डीपीएसपी से। क्यों? डीपीएसपी में भी ये चीज है ना। 39 बी है शायद मेरे हिसाब से, हाँ 39 बी है, नहीं कंफर्म। तो 39 बी है, तो उसमें आप ये बताओ कि वहां पर जो लीगल एड देने की बात की जाती है, जो लीगल एड देने की बात वहां पर की जाती है, वो सिविल केसेस के लिए होती है। फंडामेंटल राइट में जो एक्सेस की बात होती है जस्टिस वाली, वो क्रिमिनल केसेस के लिए होती है ना। राइट टू फ्री लीगल एड दोनों जगह है, फंडामेंटल राइट में भी है और डीपीएसपी में भी है। तो जो लीगल एड वाला है फंडामेंटल राइट वाला, वो क्रिमिनल है और यहाँ सिविल है। उसके बाद प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, है ना। प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, तो ये वाली बात क्या है? सिंपल सी फंडामेंटल राइट है यहाँ पे। अब यहाँ बोलोगे कि भाई 136, 141, 142 कैसे है फंडामेंटल राइट? नहीं है। 32 है क्या? 226 है? नहीं है। लेकिन रेमेडीज है ना फंडामेंटल राइट्स के लिए, एनफोर्समेंट के लिए, इसलिए ये भी फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड है। आपको 136, 41, 42 याद रखना, और जब जुडिशरी पढ़ेंगे ना, तो इसको याद रखने में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, याद रहती है चीजें। ठीक है, चीजें याद रहती है, हमें याद रहेंगी चीजें। पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226, 227, यहाँ पर 226, 227 आप याद रखना क्या है। जब जुडिशरी पढ़ेंगे तब ये भी याद रहेगा। तो यहाँ पर से जो एक बात सामने निकल करके आ रही है कि ये जो 20 पॉइंट लग रहा है, अगर हमको इसका नेचर पता चल गया तो हम एग्जाम में एमसीक्यू में टिक कर देंगे, है ना। अगर हमें नेचर पता चल गया, ब्रॉड 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 नेचर अगर हमें पता लग गया, तो हम एमसीक्यू एग्जाम में हम टिक कर देंगे इस चीज को। यही हमें समझना था। जो बच गया, क्या बच गया? क्या बच गया? क्या बच गया? देखो, सबसे पहली बात, जुडिशियल रिव्यू वाली बात। ये अगर ये नहीं होता बेसिक स्ट्रक्चर, ये नहीं इतना इंपॉर्टेंट होता, तो एनजेक पास हो गया होता। ये नहीं होता तो एनजेक पास हो गया होता। एनजेक पास नहीं हो रहा है, इसका यही मतलब है कि ये है। हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जुडिशरी का ही इंटरप्रिटेशन तो देख रहे हैं यहाँ पे, इस पूरे के पूरे चैप्टर में। जो केसेस देखते हो क्या है वो? जुडिशरी का ही इंटरप्रिटेशन है। साबरीमाला केसेस देखते हो, जुडिशरी का, ट्रिपल तलाक, जुडिशरी, राम मंदिर, है ना, जुडिशरी इंटरप्रिटेशन तो है वो सब। तो ये सब क्या है कि ये इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद यहाँ पर जो बचता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यार ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ना, इस बिना इलेक्शन के कोई डेमोक्रेटिक स्टेट टिक सकता है क्या? सरकार ये कह दे, एक लॉ लेकर के आ जाए और देखो,
राइट, हमारा जो वोट या इलेक्शन वाला जो है, ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है ना। दीज आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। तो सरकार अगर फंडामेंटल राइट जैसे प्रावधान को अमेंड कर सकती है, अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, तो यार ये लीगल राइट्स की औकात क्या है। इसको तो जब ना तब, इसको तो जब ना तब सरकार, जब सरकार का मन आएगा, जब सरकार को चेंज करना होगा, जब सरकार का ये करना होगा, सरकार बहुत आराम से कर देगी, है ना। सरकार को कुछ करना थोड़ी है ना। सरकार का जब इच्छा, तो अब क्या करे, कोई इंदिरा गांधी जैसी कोई गवर्नमेंट आ गई, वो कहे भाई इलेक्शन का प्रावधान ही हटा दो, है ना, जैसे पुतिन का है, क्या करे, तो इलेक्शन का प्रावधान हटा दो। इलेक्शन का प्रावधान हटाने का क्या मीनिंग है। इलेक्शन का प्रावधान हटाने का ये मीनिंग है कि जो अभी राज कर रहा है वही राज करे, उसी का बेटा, उसी का बेटा, उसी, क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई डेमोक्रेसी ऐसी बन सकती है, बनाया जा सकता है, किसी भी डेमोक्रेसी को नहीं बनाया जा सकता। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो इसीलिए यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होगी, जुडिशरी को आप नलीफाई मलाइन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज होगी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए इसी को तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। यही तो है बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये सारी बातें हैं, ये सब कुछ है, ये आप ध्यान में रखना, ये याद रखना। हो सके तो आप केशवानंद भारती केस को भी याद रखना, क्योंकि ये भगवान है पॉलिटी के, है ना। ये भाई साहब, ये केशवानंद भारती, ये भगवान है, इन भगवान को याद रखना। तो क्या है भाई, क्या याद रखना है भगवान को, क्यों याद रखना है भाई भगवान को। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, रिपब्लिक, सेक्युलर, फेडरल, सोवरेंटी, फ्रीडम, मैंडेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर डील किया गया है। इंपॉर्टेंट जो मोटे मोटे एस्पेक्ट होते हैं ना, वो डील किया गया। हो सके इनको याद कर लेना, और नहीं तो प्रियम्बल से रिलेट करके याद कर लेना, है ना। और नहीं जरूरत पड़े तो नहीं याद कर लेना, लेकिन पिछले पेज में जो पढ़ा है वो जरूर याद रखना। तो ये चैप्टर अपना यहीं पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्ट टू में हम घुस चुके हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है, उसी को गुड गवर्नमेंट बोलते हैं, उसी को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से देखा है, इवन एक्ट में भी देखा है हमने। इवन इन सारी चीजों को सॉरी, हमने क्या देखा है, एक्ट में भी देखा है। अब इसमें अभी कल या परसों के एमसीक्यू वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव के, ऑप्शन में दिया हुआ था लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिव के, उल्टा ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इस पर मैं क्या ही डिस्कस करूं। प्रेसिडेंशियल में नॉट रिस्पॉन्सिबल वाला पॉइंट आएगा, प्रेसिडेंशियल में इंडिपेंडेंट वाला पॉइंट आएगा, ये इंडिपेंडेंट भी ऑप्शन में था। इसलिए याद रखना, इसको याद करना जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। वेस्टमिंस्टर मॉडल पे वो चीजें चलती है ना। नॉन रिस्पॉन्सिबल और नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम, ऐसी बातें यहाँ पर हो रही है, इस पर हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ये फ्रेज याद रखना, प्राइमस इंटर पेरिस, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज होता है। ठीक है। और ध्यान रखना, ये प्रेसिडेंट के लिए यूज नहीं होता है। इनकेस जिस तरीके से छोटे मोटे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वहां दे देगा, पहली बात तो ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर पूछ दिया है तो ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए उसको, लेकिन अगर उसने पूछ दिया है तो ये गलत नहीं होना चाहिए हम लोगों का। तो ये थोड़ा सा वैसे करके, उसके बाद फीचर्स क्या है, तो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर बात कर रहा है वो, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पर थोड़ा सा किचन कैबिनेट के बारे में भी देख लेना।
क्या होता है किचन कैबिनेट क्या होता है ये। पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो फीचर है वो देख लेना कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में हार्मनी होती है। ये मैं इसलिए ऊपर ऊपर से क्योंकि लेके जा रहा हूँ क्योंकि आप जब एमसीक्यू की वीडियो देखोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पर डील किए हुए हैं, है ना। ये सब कुछ वहां पर डील किया हुआ है क्योंकि वहाँ यहाँ पर तो ठीक है आपको मैं बोल सकता हूँ देख लेना, वहां नहीं बोल सकता। वहां आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, and in order to make you understand I have to deal with the underlying concept which has been there in the question। तो इसीलिए यहाँ पर हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये ध्यान रखना। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी या गुड गवर्नमेंट, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर डेस्पोटिज्म को प्रिवेंट करने की बात की जा रही है, ठीक है। प्रिवेंट करने की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, यहाँ पर रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद वाइड रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पर हो रही है ना। यहाँ पर वाइड रिप्रेजेंटेशन मतलब वोट वोट लेने की बात यहाँ पर। डिमेरिट क्या है कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा तो देख लेना यहाँ से, यहीं से पढ़ लेना, ज्यादा कुछ नहीं है। मेजोरिटी पार्टी रूल, ये डिमेरिट क्यों है? जिसको ज्यादा वोट मिल रहा है भाई वो तो वही राज करेगा ना, ठीक है। जिसके ज्यादा मार्क्स आए हैं वही आईएएस बनेगा मेंस में। जो कट ऑफ से ज्यादा लेकर के आए वही। यहाँ दिक्कत ये है कि मान के चलो 49% जनता ने एक पार्टी को वोट दिया और दूसरी 51% जनता ने दूसरी पार्टी को वोट दिया, तो बस 2% वोट के लिए ये जीत गया। ये जीरो पर रिड्यूस हो गया, ये जीरो बन गया डिस्पाइट 49%। ये वही वाली बात हो गई, 99.9 आ गया तुम्हारा कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ चला गया 100, या कट ऑफ चला गया 99.9, वहां तो मैकेनिकल है, कट खत्म हो जाएगा, 0.01 के लिए खत्म हो जाएगा। ये डिमेरिट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक मतलब वैसे करके नहीं लेके आया जा रहा है। अब इस डिमेरिट को खत्म करने का एक ही तरीका है कि इंटरव्यू लो, लेकिन यूपीएससी में इंटरव्यू होता है पर वो मेंस के बेसिस पर होता है, मेंस के बाद होता है। प्रीलिम्स में एक सर्टेन नंबर तक अगर आप नहीं, मेरा कहने का मतलब है इंटीग्रेशन हो इस टाइप की चीजों को खत्म करने के लिए। इंटीग्रेशन कहने का मतलब अगर किसी का ये वाला स्कोर बन रहा है तो एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाए प्रीलिम्स के बाद भी, कि जिससे इस टाइप की जो किस्मत वाली गेम होती है ना उस गेम को खत्म किया जाए, है ना। ये जो किस्मत वाला जो लक फैक्टर जो आता है, अनसर्टिनिटी जो आती है उसको खत्म किया जाए और तुक्केबाज ना जाए आगे। तो यहाँ पर ये सारी बात है। अब यहाँ पर देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई डिमेरिट क्यों है? डिमेरिट इसलिए है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर है। होमोजेनिटी, डबल मेंबरशिप, ठीक है, ये सब देख लेना। डबल मेंबरशिप क्या क्या मतलब है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दो, अभी मैंने कुछ पिछले एमसीक्यू वाले वीडियो में आपको बताया था कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव प्लस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो ये उसकी बात कर रहा है कि नेता लोग जो हैं। और जब मैं वो भी पढ़ा रहा था आपको तभी मैंने बताया था कि कपिल शर्मा एक एक्टर है और कॉमेडियन है, दोनों है वो। उसी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे प्रेसिडेंसीज, आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रेसिडेंसीज में पहले क्या होता था कि एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल होता था पर अब लेजिस्लेटर बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो कपिल शर्मा जिस तरीके से काम कर रहा है, एक्टर का भी कॉमेडियन का भी, उसी तरीके से मोदी जी भी काम कर रहे हैं, लेजिस्लेटर का भी एग्जीक्यूटिव का भी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पर कि ये दोनों जगह ये लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक सेक्रेसी वाली चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? सेक्रेसी वाली चीज। अब जो सेक्रेसी वाली चीज है इसमें आपको क्या याद रखना है, ये कौन ले रहा है सेक्रेसी, सेक्रेसी का ओथ कौन ले रहा है? ध्यान रखना, मिनिस्टर ले रहा है। सेक्रेसी का जो ओथ है वो भाई साहब कौन ले रहा है? वो मिनिस्टर ले रहा है। दूसरा, दूसरा जो ओथ है सेक्रेसी का, उसका एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। उल्टा मत कर देना कि सेक्रेसी का ओथ कौन लेता है तो प्रेसिडेंट लेता है, ठीक है। ये तो नहीं करोगे कि एडमिनिस्टर मिनिस्टर करते हैं इन लोगों को, ये तो नहीं करोगे, ये पता है। लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछे ही ना, तब तो सही मार दोगे। लेकिन अगर बस एग्जाम में ये पूछ दिया कि ओथ कौन लेता है तो गलती से प्रेसिडेंट रख करके प्रेसिडेंट ना कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं। प्रेसिडेंशियल के साथ इसका कंपैरिजन है। तो यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट,
ठीक है, वो सेम होता है। मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट, मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट कुछ नहीं होता वो, ऐसा बोल करके नहीं है, मतलब हेड ऑफ स्टेट ही है जो है। ठीक है, जो जैसे आप देख लो अभी जो भी बन रहे, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब जो भी है वो सब, जो बाइडेन, ये सब सब, उसका जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिस पर, ठीक है, इलेक्टोरल इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिस पर इलेक्शन होता है। मतलब यहां पर ये है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहां पर मतलब ये है, कभी भी गलती से भी भूल के भी मत कर देना कि उनका जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, भूल के भी मत करना इन सब चीजों को, भूल के भी नहीं, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, ये तो ठीक है, इसी को किचन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन में जब देखोगे, अभी ब्रिटेन का भी देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि उसी को किचन कैबिनेट भी बोला जाता है, जो मैंने यहाँ पर आपको इनफॉर्मलिटी, इनफॉर्मल मेंबर्स वहां पर जुड़े हुए होते हैं, तो ये सब सारी चीजें। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट की बात हो गई, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर की बात यहाँ पर हो गई है। सेपरेशन ऑफ पावर कहने का क्या मतलब है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, कि सेपरेशन नहीं है, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आप देख लेना, यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, डिटेल में जाने लायक कुछ चीजें कुछ है भी नहीं वैसा। उसके बाद फेमिलियरिटी विथ द सिस्टम, सिस्टम सिस्टम फेमिलियरिटी विथ द सिस्टम। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, मेकर्स वर समवट फेमिलियर, यहाँ पर बेसिकली फेमिलियरिटी वाली बात थी। अंग्रेज हम पर शासन करके गए हैं, अंग्रेज इस तरीके से हम पर शासन करके गए हैं, तो हम भी इसी तरीके को अपनाएंगे। ठीक है, ये वाली बात है यहाँ पे। उसके बाद मोड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, प्रेफरेंस टू मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। वहां रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां कहने का मतलब प्रेसिडेंशियल पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। अब ये सारी बात हो गई, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत ज्यादा। तो यहां पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंपैरेटिव टेबल है। तो यहां पर ये कंपैरिजन करता है। तो कंपैरिजन में क्या है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात यहां पर कर रहे हैं, यहां पर हो रही है। तो क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहला है डुअल एग्जीक्यूटिव, सिंगल एग्जीक्यूटिव। डुअल एग्जीक्यूटिव, सिंगल एग्जीक्यूटिव, मेजोरिटी पार्टी रूल। यहाँ पर क्या है, देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में डुअल एग्जीक्यूटिव है, डुअल एग्जीक्यूटिव क्या देखा है, ये हम क्या होता है ये हमने देख रखा है। सिंगल एग्जीक्यूटिव क्या होता है ये भी आपको पता है, कि यहाँ पर एचओएस, हेड ऑफ स्टेट, एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट वो सेम है। यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव में क्या है, सॉरी, एचओएस और एचओजी अलग अलग है। हेड ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन है, प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ स्टेट कौन है, तो प्रेसिडेंट या मोनार्क। ठीक है, मोनार्क या प्रेसिडेंट ये है, या कोई रूलर ऐसा कुछ है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हेड ऑफ स्टेट हर जगह इलेक्टेड हो, कई जगह हेरिडेटरी भी होता है। मोनार्क जहां पर होगा हेरिडेटरी होगा। सिंगल एग्जीक्यूटिव मतलब एचओजी इज इक्वल टू एचओएस, दैट्स इट, दैट इज वाइट इज सिंगल, सिंगल एग्जीक्यूटिव। उसके बाद मेजोरिटी पार्टी रूल, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर द फिक्स टर्म। समझ रहे हो, यहाँ पर मेजोरिटी पार्टी रूल का क्या मतलब है, जो पार्टी जीती उसी से सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होती है, यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इसीलिए क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो है, जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे अपने यहाँ पर देखो डीएमवीएम का, मतलब जो भी है। अब एक मैं आपको घटना बताता हूँ, बिहार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, तो जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, बिहार में फ्लड की जो समस्या है ना, वो काफी ज्यादा है। अब उनका नाम लेना सही नहीं होगा, ठीक है, वीडियो पब्लिक होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो क्या करते थे, उन्होंने बहुत, मतलब
अ, ऐसा एफर्ट डाला था कि जो बाढ़ का जो क्या कहते हैं, बाढ़ बाढ़ जिस वजह से बाढ़ आती थी, एम्बैंकमेंट बना दिया। एम्बैंकमेंट बनाने के बाद फिर क्या किया, बाढ़ के पानी को रोकने की कोशिश की। बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि जिसके जिसके वजह से लोग उनको भगवान मानने लगे, क्योंकि जो उधर वाला ऊपर वाला रीजन है उसमें क्या होता है कि वो सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। बिहार उस वजह से डूबता चला जाता है, और बिहार को बहुत बड़ा नुकसान होता है उस बाढ़ के पानी के वजह से। और वो आज से नहीं हो रहा है, वो कई सालों से हो रहा है, लेकिन कोई उसको ठीक नहीं कर पा रहा। उन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, उन आईएएस ऑफिसर ने उसको ठीक किया था। ठीक है, लेकिन उन आईएएस ऑफिसर ने क्या किया था कि एक होता है ना इमोशन में बह करके काम कर देना, वैसा कर दिया था। और ऐसा करने की वजह से क्या हुआ था कि जो फंड एलोकेट होते हैं उसको कहीं का कहीं यूज कर दिया। ठीक है, किसी तरीके से कहीं का कहीं यूज कर दिया गया। जैसे कंस्ट्रक्शन का था तो वहां पर एम्बैंकमेंट बनवा दिया, और कंस्ट्रक्शन का नाम, कंस्ट्रक्शन वाला फंड वहां पर डलवा दिया। डैम बन एम्बैंकमेंट एम्बैंकमेंट जो बनता है वो फ्लड के उससे, मतलब जो रिलीफ फंड आता है वहां से बनता है। उन्होंने क्या किया था, इंफ्रास्ट्रक्चरल वाले फंड से उसको बना दिया था। उस केस की वजह से क्या हुआ, उस केस की वजह से क्या हुआ, उन पर करप्शन के चार्जेस लग गए। अब वो ऐसा फंसे, ऐसा देखो, फंसने का कारण भी यही है कि पॉपुलैरिटी चाहिए किसको, पॉलिटिशियंस को। ठीक है, ये सब तो बहाना है। करप्शन छोड़ो, इसको करप्शन बोलोगे तो फिर वो फर्स्ट क्या था। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और लालू प्रसाद यादव के टाइम पर क्या हुआ था, है ना। लालू प्रसाद यादव का तो अगर आप उन जो आरजेडी के टाइम पर जब आप कांड को देखोगे बिहार में, तो रूह कांप जाएगी। ऐसी 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 हरकतें कर रखी है उन लोगों ने। कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या है, आज भी डिप्टी सीएम उन्हीं के बेटे हैं। कास्ट पॉलिटिक्स इतनी गंदी है बिहार में जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब ये इन डीएम ने काम किया, पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोग भगवान मानने लगे, इन पर करप्शन का केस हो गया। अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हुई, इन डीएम को सुइसाइड, इन्होंने फिर जेल में ही सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। ये केस है हीरो से मरने तक का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इसीलिए जो ब्यूरोक्रेसी बाहर से दिखती है, अंदर से वैसी होती नहीं है, होती नहीं है। अब यही होता ना कि इन्होंने जो ये काम किया, ये तो योगी गवर्नमेंट के उसमें भी ये हुआ है। ठीक है, फिर एक मुस्लिम डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से वो लेकर के आ गए थे। अब इससे क्या होता है, गोरखपुर में बदनामी हो जाती है सरकार की, उनको पोटा लगा के जेल में डाल दिया। उनको पोटा लगा करके कि टेररिस्ट है ये बोल करके जेल में डाल दिया। समझ, ये कहानी है। क्यों? क्योंकि भाई सरकार की इमेज खराब होती है, सरकार की इमेज खराब होती है। और ध्यान रखना, ना तो उन आईएएस ऑफिसर पर करप्शन प्रूव हुआ है, और वो डॉक्टर पर केस चल रहा है, बाइज्जत बरी होगा वो डॉक्टर, और शायद हुआ भी है। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पूरी गवर्नमेंट पर फटकार लगाई थी कि तुमने फालतू में इसको लेकर के रखा है। तो बार बार उस पर केस डाल देते हैं, एक केस से छूटता नहीं दूसरा केस डाल देते हैं, दूसरे से छूटता नहीं तीसरे पर डाल देते हैं। कितना झेलेगा, है ना। और बार बार बरी हो रहा है वो, बाइज्जत बरी हो रहा है, सरकार छोड़ नहीं रही है। तो ये ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेसी की सच्चाई। कहते हो ना पावर मिलेगा, पावर पावर पावर, पावर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है अंदर। ठीक है, और रोड चलते इंसान से कहोगे कि हाँ मैं गाड़ी में नीली बत्ती में मैं पावरफुल हूं, तो बेवकूफी है तुम्हारी। और ये कॉलोनियल माइंडसेट है, ध्यान रखना। आई सिविल सर्विसेज में अंग्रेज जाने नहीं देते थे, तो कुछ ही लोग जा पाते थे उस वजह से। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन उनको अपने हाथ में रखना था। अगर वो एग्जीक्यूशन अपने हाथ में नहीं रखते तो वो लूट ही नहीं पाते भारत को। तो लूटने के लिए उन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूटिव को का दरवाजा बंद करके रख दिया। तो लोगों को ये लगने लगा कि इस पे जो जाएगा वो भगवान होगा। ठीक है, तो आज तक वो माइंडसेट चल रहा है। नहीं तो ऐसा क्या है यार, ऐसा क्या है सिविल सर्वेंट में जो एक जज में नहीं है। जज के पास जितनी पावर है ना, उसका 50 या 40% इसके पास पावर नहीं होगी डीएम के पास। कितने वीडियोस निकलते हैं जिसमें जी सब जी सब जी सब, जी माई लॉर्ड, ओके माई लॉर्ड, जी माई लॉर्ड, ओके माई लॉर्ड कर करके निकलते हैं वो लोग। लिख दिया ना एक बार जज ने, जिंदगी खराब हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बस एक कलम से लिखना है उसको, जज को। ठीक है, तो वो ये कॉलोनियल माइंडसेट वैसा हो गया कि हाँ डीएम। और ये टफ एग्जाम इसलिए हो गया क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं जज को देने के लिए, जुडिशरी को देने के लिए नहीं। और जुडिशरी वाला एग्जाम देने के लिए आपको एलएलबी करनी होगी, वहां रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ तो कोई भी आकर के दे दे, है ना। अगर कोई आईआईटीएन है, किसी ने बीटेक किया है, भाई वो एलएलबी क्यों करेगा फिर, क्यों करेगा? तो वहां से फिर कंपटीशन छटता है, खत्म होता है, वो इधर आ जाता है।
तो ये सारी बातें हैं, ये सब कुछ है। ठीक है, जाने दो। अब यहाँ पर पॉलिटिकल होमोजेनिटी की बात होती है, ऑब्वियसली होमोजेनिटी होगी क्योंकि पार्टी सेम है। यहाँ पर होमोजेनिटी जरूरी नहीं है क्योंकि ये सेपरेट इलेक्शन यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है, सेपरेट इलेक्शन होता है। उसके बाद डबल मेंबरशिप की यहाँ पर बात होती है, यहाँ सिंगल मेंबरशिप है। ठीक है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं यहाँ के, तो प्राइम मिनिस्टर लीडर होते हैं यहाँ के। यहाँ के लीडर कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट यहाँ के लीडर होते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस की बात यहाँ पर होती है, यहाँ पर लोअर हाउस का कोई डिसोल्यूशन नहीं होता, फ्यूजन ऑफ पावर होती है, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ये ध्यान रखना है, फ्यूजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, तभी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। यहाँ कंप्लीट सेपरेशन है। मेरिट क्या है, तो हार्मनी। हार्मनी कहने का मतलब कि जो नेता बोलेंगे वो ये करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जरूरी नहीं है कि करें, जरूरी नहीं है कि करें। फिर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यहाँ नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, यहाँ ऑटोक्रेसी को ये लीड कर सकता है अगर पर्सनैलिटी कल्ट आ गया तो। ठीक है, वाइड रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, यहाँ नैरो रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों पर ध्यान रखना है और इसको याद करना है। उसका अनस्टेबल गवर्नमेंट की बात होती है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना। यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट होता है। पॉलिसी की कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, यहाँ डेफिनेटनेस होती है पॉलिसीज की। सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, ये सेपरेशन ऑफ पावर पर बेस्ड है। गवर्नमेंट बाय अमेच्योर, गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट। ठीक है ना, अमेच्योर कहने का क्या मतलब है कि जनता जिसको चुनेगी वही सरकार बनाएगा। यहाँ जनता जिसको चुनेगी वो फिर उसको चुन करके यहाँ पर वो एक्सपर्टीज की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर आप ये सब चीजें याद रखना। ब्रिटिश मॉडल और इसमें क्या है भाई, वो अपना वाला रिपब्लिकन है, वो मोनार्कियल है। वहां पर पार्लियामेंट सोवरेन है, अपने यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस है अपने यहाँ पर। वहां अपने यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। उसके बाद, नहीं कहने का मतलब लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोअर हाउस का ये होता है। और लोअर हाउस मतलब जो ब्रिटेन में है उसको होना चाहिए लोअर हाउस से ही, लेकिन अपने यहाँ जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, मनमोहन सिंह अपर हाउस से हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सिस्टम है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद शेडो कैबिनेट की बात होती है, ये यूनिक इंस्टीट्यूशन है ब्रिटेन कैबिनेट सिस्टम का। मतलब शेडो कैबिनेट का मतलब ऑपोजिशन, ऑपोजिशन हो गया, या फिर कोई एनजीओ हो गया, कुछ कुछ ऐसे लोग हो गए जिन्होंने क्या किया, एक कैबिनेट जो बन रहा है उस पर प्रेशर बनाने के लिए एक अनऑफिशियल कैबिनेट टाइप का कुछ बना दिया। तो ये सारी बातें, इनको आप देख लेना। फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वो डिफरेंस आप, उस डिफरेंस के बारे में यहाँ पर बोल दिया गया है। इसको हम लोग देख चुके हैं। हम लोग, मेरे को लगता है मेरी दूसरी वीडियो है जहां पर हमने इसको देखा है, तो इसको मैं यहाँ पर डील नहीं करूंगा। और वही सारी चीजें हैं यहाँ पर, बाई कैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप एंड ऑल। फिर क्रिटिकल, ये चैप्टर आप देख लेना, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत अच्छे ढंग से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सवाल पूछे जाते हैं। अब पार्ट टू भी खत्म हो जाएगा, 15 16 17 मतलब इमरजेंसी तक हम अगले वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर। ठीक है, तो ये होने के बाद हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। तो टिल देन बाय बाय।